राधा ने हिम्मत करके फूल को छुआ। पलक झपकते ही वह उसी नीली रोशनी के साथ गायब हो गई। मीरा ने ये देखा तो वह सुन्न रह गई। राधा, माला और मीरा जंगल के बीचों बीच एक पगडंडी पर चल रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आ रही थी। मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। हमने गांव से बहुत दूर आ जाने की गलती कर दी है। आसमान भी अब गहरा लगने लगा है। तुम हमेशा इतना क्यों घबराती हो राधा? हम बस थोड़ा सा ही तो अंदर आए हैं। लेकिन हम अगर ज्यादा अंदर तक चले गए तो वापस आने का रास्ता भूल जाएंगे। वापस जाने का रास्ता हमें पता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस शांति में कितना अच्छा लग रहा है। मीरा सही कह रही है, लेकिन एक बात है, इस जंगल के पेड़ हमारे गांव के पेड़ों जैसे बिल्कुल नहीं है। इनके पत्ते कुछ अजीब से नीले रंग के लग रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि लौट चलते हैं। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। राधा, तुम सच में कितना डरती हो। हम है ना, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अरे राधा, जरा उधर देखो, उस झाड़ी के पीछे क्या चमक रहा है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या है वहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस पुरानी झाड़ियाँ ही तो हैं। तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है? नहीं माला, ध्यान से देखो, वहाँ एक फूल है और वह फूल अपनी ही किसी रोशनी से चमक रहा है। मैं उसे पास से देखना चाहती हूँ। अच्छा, तुम उस फूल की बात कर रही हो जो बहुत अनोखा लग रहा है? मीरा, रुक जाओ। किसी भी अनजान चीज को हाथ लगाना बेवकूफी हो सकती है। हमें नहीं पता कि वे क्या है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं बस उसे देख कर आती हूँ। ऐसा अनोखा फूल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। इसकी चमक मुझे अपनी तरफ खींच रही है। माला धीरे धीरे उस चमकते फूल के पास जाती है। फूल के पास पहुंचकर उसने मंत्रमुग्ध होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही माला की उंगलियों ने फूल की पंखुड़ियों को छुआ, एक तेज नीली रोशनी पूरी जंगल में फैल गई। माला, पीछे हटो। ये कैसी रोशनी है? माला कहाँ गई? माला, ये क्या हो गया? माला अभी तो यही थी, क्या वो चली गई है? रोशनी गायब हो जाती है और माला भी अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। राधा और मीरा बदहवास माला को ढूंढने लगे, लेकिन माला का कोई नामो निशान नहीं मिला। उधर दूसरी तरफ माला ने जब अपनी आंखें खोली तो वह उस जंगल में थी, लेकिन अब फूल वहाँ नहीं था और उसकी सहेलियां भी गायब थी। राधा, मीरा, तुम दोनों कहाँ छुप गई हो? ये कोई मजाक का समय नहीं है। मुझे डर लग रहा है। बाहर आ जाओ। आखिर तुम दोनों हो कहाँ पर? कोई जवाब नहीं आया। माला घबराकर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर उसे एक युवक दिखाई दिया। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा लकड़ियां काट रहा था। माला दौड़कर उसके पास गई। सुनिए, क्या आपने मेरी दो सहेलियों को यहाँ से गुजरते देखा है? हम साथ में ही थे, पर अचानक वो दोनों गायब हो गई। सहेलियां? अरे, इस घने और खतरनाक जंगल में तुम्हारी जैसी एक लड़की का होना ही बड़ी बात है, और तुम बात कर रही हो। खैर, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने ये कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए हैं? कौन हो तुम? मेरे कपड़े अजीब हैं? जरा खुद को देखिए। आपने किसी पुरानी नाटक के पात्र जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या कोई यहाँ रामलीला होने वाली है? रामलीला? अरे वो क्यों होगी? मैं अनमोल हूँ, अनमोल। और मैंने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे हमारे राज्य के बाकी सभी लोग पहनते हैं। क्या बात करती हो? क्या कहा? तुम्हारे राज्य के लोग? मतलब मैं आखिर कहाँ आ गई हूँ? हाँ, तुम मुझे इस राज्य की नहीं लगती। ये बताओ, क्या तुम किसी दूसरे देश से भटक के यहाँ पे आ गई हो क्या? राज्य? आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? हमारी कोई यहाँ राजा नहीं होता है या राज्य नहीं होता है, और मैं किसी और देश से भटक कर नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपनी सहेलियों के साथ इस जंगल में घूम रही थी। धतूरा उतूरा खा लिया है क्या? या फिर कोई नशा वशा कर ली हो? होश में हो? ये राजा चक्रसेन का राज्य है। उनका शासन यहाँ के कण कण पर है। उनके राज्य में ऐसे बिना अनुमति के घूमना मौत को दावत देना है। हाँ। राजा चक्रसेन? तुम क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? अगर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ।
लो भला। अरे मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा लड़की, सही बता रहा हूँ। विश्वास नहीं होता तो मेरे मरे हुए माता पिता की कसम खा के कहता हूँ। हे भगवान, मैं आखिर कहाँ आ गई हूँ? मेरा गाँव, मेरी सहेलियाँ सब कहाँ चले गए? इधर राधा और मीरा रो रो कर बेहाल थी। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन माला का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर वे दोनों उसी जगह लौट आई जहाँ से माला गायब हुई थी। ये सब मेरी वजह से हुआ मीरा। मुझे माला को इस फूल के पास जाने ही नहीं देना चाहिए था। अब हम गांव वालों को क्या जवाब देंगी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राधा, लेकिन फूल आखिर गया कहाँ? वह तो यही था ना। मीरा जरा वहाँ देखो, वह चमक फिर से दिखाई दे रही है। वह फूल वापस आ गया है। हाँ, यही वह फूल है। माला ने इसी को छुआ था। हो सकता है इसी फूल ने हमारी माला को कहीं छुपा दिया। मैं इसे छूकर देखती हूँ, शायद ये मुझे भी वहाँ ले जाए जहाँ माला है। मैं अपनी सहेली को ऐसे नहीं छोड़ सकती। रुक जाओ, इसमें खतरा भी हो सकता है। तुम्हें इसे ऐसे छूना नहीं चाहिए। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं मीरा, मुझे देखना ही होगा। मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। राधा ने हिम्मत करके फूल को छुआ। पलक झपकते ही वह उसी नीली रोशनी के साथ गायब हो गई। मीरा ने ये देखा तो वह सुन्न रह गई। बिना कुछ सोची उसने भी फूल पर हाथ रख दिया। कुछ ही पलों में राधा और मीरा उसी अनजान जंगल में गिर पड़ी। मीरा, तुम भी आ गई। हम तो वापस उसी जगह आ गए हैं, लेकिन यहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक है। क्या ये वही जगह है या कोई और? हमें जल्दी से माला को ढूंढना होगा। आवाज लगाओ, शायद वो आसपास ही हो। माला, माला, क्या तुम हमें सुन रही हो? माला, क्या तुम हमें सुन पा रही हो? तुम कहाँ हो? तुम यहाँ हो क्या? दोनों आगे बढ़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें माला और अनमोल आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। माला अपनी सहेलियों को देखकर खुशी से दौड़ पड़ी। राधा, मीरा, तुम दोनों भी यहाँ आ गई। मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है तुम दोनों यहाँ आ गई। माला, तुम ठीक तो हो? ये लड़का कौन है और हम आखिर हैं कहाँ? अच्छा, तो ये दोनों तुम्हारी सहेलियां हैं। ओ, तुम तीनों ने मिलकर अपनी जान मुसीबत में डाल ली है। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि इलाका ठीक नहीं है, यहाँ कहीं दुष्ट शक्तियां होती हैं। दुष्ट शक्तियाँ? माला, ये क्या कह रहा है? और हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? वैसे इस लड़के के पुराने कपड़े क्यों हैं? अजीब कपड़े तो तुमने पहने हैं, और जो मैंने पहने हैं ये हमारे जमाने के कपड़े हैं। राधा और मीरा, यहाँ तो राजा भी है। लगता है हम किसी और समय में आ गए हैं। उस जादुई फूल ने हमें यहाँ पहुँचाया है। हमें वापस उसी फूल के पास जाना होगा। वही हमें वापस अपनी दुनिया में पहुँचाएगा। जादुई फूल? देखो, ऐसा है, अगर तुम तीनों किसी जादू से यहाँ आई हो तो तुम्हें तुरंत वापस चले जाना चाहिए। राजा के सैनिकों ने तुम्हें देख लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। वो तुम्हें जासूस समझकर कैद भी कर सकते हैं। क्या बताऊं, तुम लोग समझती नहीं हो। चलो, अरे तुम मेरे साथ आओ, मुझे वो जगह दिखाओ। चलो। अनमोल तीनों सहेलियों को लेकर उसी जगह पहुंचा, लेकिन फूल वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। ये नहीं हो सकता, वह फूल यही था। हमने उसे अभी छुआ था, लेकिन अब ये फूल कहाँ चला गया? इसका मतलब हम कभी भी वापस अपने घर नहीं जाएंगे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। आखिर वो फूल ये सब कैसे कर रहा है? हैं? अब वो फूल यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि तुम तीनों अब यहाँ फंस चुकी हो। देखो, अब यहाँ खुले में रहना सुरक्षित नहीं है। तुम चलो, मेरे साथ चलो। मैं जंगल के बीचों बीच एक छुपे हुए घर में रहता हूँ। तुम कुछ दिन वहाँ सुरक्षित रह सकती हो। चलो। अनमोल उन्हें अपने छोटे से घर में ले गया। दिन बीतते गए। अनमोल बहुत ध्यान से तीनों का ख्याल रखता था। वह उनके लिए खाना लाता और बाकी दुनिया से भी बचा कर रखता। उसकी सच्चाई और देखभाल की वजह से राधा, माला और मीरा तीनों ही अनमोल की तरफ आकर्षित होने लगी। अनमोल बहुत अच्छा इंसान है ना माला? वे हमारी कितनी परवाह करता है। मुझे लगता है मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। क्या? लेकिन राधा, मैं भी अनमोल से बहुत प्रेम करती हूँ। उसने सबसे पहले मुझे ही बचाया था। मेरा उस पर पहली हक है। हक की बात मत करो माला। प्रेम कोई चीज नहीं है जिस पर हक जताया जाए। सच तो ये है कि मैं भी अनमोल के बिना नहीं रह सकती। मैंने एक बार कहा ना, अनमोल सिर्फ मेरा है। तुम दोनों भी उसे भूल जाओ। हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। ये मुझे मंजूर नहीं है।
माला, प्रेम करने का अधिकार सबको होता है। अनमोल के साथ शादी कौन करेगा ये अनमोल तय करेगा, ना कि तुम, समझी? तीनों सहेलियों के बीच तीखी बहस होने लगी। उनकी आवाज सुनकर अनमोल कमरे में आ गया। अरे 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 अरे, तुम तीनों ऐसे लड़ क्यों रही हो? हाँ, देखो, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं इस स्थिति को और नहीं बिगाड़ना चाहता। और सच कहूं तो मैं भी तुम तीनों में से एक से बहुत प्रेम करता हूँ। किससे अनमोल? सच बताओ, तुम किसे चाहती हो? हाँ अनमोल, कह दो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। अनमोल, मुझे भी तुम्हारे जवाब का इंतजार है। तुम्हारी हाँ सुनने के लिए मेरी जान तरस गई है। अनमोल, इन दोनों को बता दो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, ताकि ये वापस हमारे प्रेम के रास्ते में ना आए। एक सुबह अनमोल कुछ काम से जंगल के दूसरे हिस्से में गया हुआ था। घर में तीनों सहेलियां अकेली थी। मुझे इस बंद कमरे में घुटन हो रही है। हम कितने दिनों तक यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। चलो मीरा, आज बाहर जंगल में थोड़ा घूम कर आते हैं। नहीं राधा, अनमोल ने हमें सख्त हिदायत दी है कि हम घर से बाहर ना निकले। जंगल में जंगली जानवर है और हम दुनिया की भी नहीं है, तो हमें समस्या हो सकती है। माला, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे शहर में शेर हमारा इंतजार ही कर रहा है। हम बस घर के आसपास ही रहेंगे। अनमोल के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। तुम घर में रहो, हम अभी आते हैं। माला के लाख मना करने पर भी राधा और मीरा बाहर चली गई। वह जंगल की संदता में खो गई और बातों में लग गई। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ खड़कने की आवाज आई। राधा तुरंत सतर्क हो गई। मीरा, चुप हो जाओ, कोई आ रहा है। राधा तुरंत एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गई, लेकिन मीरा थोड़ी देर से समझ पाई और बीच रास्ते में ही खड़ी रह गई। तभी राजा चक्रसेन का एक सैनिक वहां आ पहुंचा। उसने मीरा को देख लिया। अरे, इतनी सुंदर लड़की इस खूंखार जंगल में कहां से आ गई? ए, कौन हो तुम सुंदरी, और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? हैं? मैं कोई नहीं हूँ। मैं बस रास्ता भटक गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं अपने एक दोस्त को ढूंढ रही थी। दोस्त को ढूंढने के लिए ये जगह सही नहीं है। तुम्हारी जैसी सुंदरता की जगह तो हमारे महाराज चक्रसेन का महल है। महाराज तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। चलो। सैनिक ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ महल की तरफ ले जाने लगा। राधा झाड़ियों के पीछे से सब देख रही थी, लेकिन डर की मारी उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। जैसे ही सैनिक आंखों से ओझल हुआ, राधा बदहवास होकर भागने लगी। मुझे माला और अनमोल को बताना होगा। हे भगवान, मेरी सहेली को बचा लेना। भागते भागते राधा रास्ता भटक जाती है। घबराहट में वह एक अंधेरी गुफा के पास पहुंची। गुफा के अंदर एक धीमी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। राधा हिम्मत करके अंदर गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत आंखें बंद किए तपस्या में लीन थी। दादी माँ, आप इस डरावनी गुफा में क्या कर रही हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी सहेली को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं, मुझे उसे बचाना है। बूढ़ी औरत ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। तुम कौन हो बेटी? तुम्हारी वेशभूषा इस राज्य की नहीं लगती। तुम इस खौफनाक जंगल की गुफा में कैसे पहुंची? दादी माँ, मेरा नाम राधा है और मेरी सहेलियां माला और मीरा एक जादुई चमकते हुए फूल को छूने की वजह से यहाँ पहुँच गई। अब वे फूल गायब हो गया है और हम यहाँ फंस गए हैं। मेरी सहेली मीरा को अभी अभी राजा का एक सैनिक महल में ले गया है। जादुई फूल और मीरा का नाम सुनते ही बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी जगह से हड़बड़ा कर उठ गई। तुमने क्या कहा? जादुई फूल और तुम्हारी सहेली का नाम मीरा है? ये सब अनर्थ हो गया। वह दुष्ट राजा अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुमने अपनी सहेली का नाम मीरा बताया ना? क्या उसकी दाई कलाई पर एक छोटा सा तिल है? हाँ दादी माँ, बिल्कुल है। पर आपको कैसे पता? आप मीरा को कैसे जानती हैं? हे ईश्वर, ये नियति का कैसा क्रूर खेल है। राधा बेटी, मैं कोई और नहीं बल्कि मीरा की सगी दादी हूँ। क्या? मीरा की दादी? पर मीरा तो बताती थी कि आप कई साल पहले अचानक घर से कहीं गायब हो गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। आप इस जादुई दुनिया में क्या कर रही हैं?
क्योंकि मैं कभी तुम्हारी दुनिया की थी ही नहीं राधा। मैं इसी दुनिया में पैदा हुई थी। ये दुनिया, ये राज्य बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ और भयानक है। आप मुझे और डरा रही हैं दादी माँ। राजा चक्रसेन आखिर मीरा के साथ क्या करेंगे? सैनिक उसे महल क्यों ले गया? चक्रसेन कोई साधारण राजा नहीं है। वह और उसका पूर्वज सदियों से इस राज्य पर राज कर रहा है। वे बूढ़ी नहीं होते, वे मरते नहीं हैं। अमरता का एक घिनौना श्राप है उनके ऊपर। अमरता? कोई इंसान अमर कैसे हो सकता है? काले जादू और निर्दोष खून से। राजा को हर कुछ सालों में अपनी अमरता बनाए रखने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होता है। इस अनुष्ठान में उसे किसी दूसरी दुनिया की कुंवारी लड़की से विवाह करना होता है और फिर उसी रात उसकी बलि देनी होती है। बलि? हे भगवान, इसका मतलब मीरा की जान खतरे में है। पर आप हमारी मदद कर दीजिए ना। पर आप हमारी दुनिया से कैसे गई थी? सालों पहले राजा के पूर्वजों ने मुझे भी बलि के लिए चुना था, लेकिन राजा के दरबार में एक दयालु साधु था। उसने मेरी जान बचाने के लिए एक जादुई फूल का निर्माण किया। उस फूल की शक्ति से मैं इस दुनिया की सीमाएं तोड़कर तुम्हारी दुनिया में भाग गई थी। मैंने वहीं शादी की, अपना परिवार बसाया। तो आप वापस यहाँ कैसे आ गई? राजा चक्रसेन बहुत क्रूर और शक्तिशाली है। उसने साधु को बंदी बना लिया और उस जादुई फूल का दूसरा हिस्सा हासिल कर लिया। कुछ साल पहले राजा ने उसी फूल की शक्ति से मुझे वापस इस दुनिया में खींच लिया, लेकिन मैं बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैं उसके किसी काम की नहीं थी। तब से मैं इसी गुफा में छिपकर राजा के विनाश का रास्ता खोज रही हूँ। दादी, हमें कुछ भी करके मीरा को बचाना होगा। हम उसे दरिंदे राजा का शिकार नहीं होने दे सकते। हमें उसे जरूर बचाना है राधा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। राजा की ताकत उसके मुकुट और महल के तहखाने में रखे उस जादुई फूल में है। हमें उसी फूल को हासिल करना होगा, तभी हम सब वापस अपनी दुनिया में लौट पाएंगे। इधर अनमोल जब घर लौटी तो राधा और मीरा को ना पाकर परेशान हो गई। माला रोने लगी। मैंने उन्हें बहुत मना किया था अनमोल, पर वे नहीं मानी। अब पता नहीं वे कहाँ होंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे शांत हो जाओ माला, शांत हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि ये जंगल सुरक्षित नहीं है। क्या कहूँ, अगर राजा के सैनिकों ने देख लिया होगा ना उन्हें, फिर तो समझो अनर्थ हो गया। अनमोल, अब जब हम दोनों की यहाँ अकेले बची हैं, तो क्यों ना हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, हम शादी कर लेते हैं। माला, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, सबसे ज्यादा। लेकिन हम ऐसे छुपकर शादी नहीं कर सकते। हमें इस राज्य के नियम मानने होंगे। हमें विवाह से पहले राजा चक्रसेन का आशीर्वाद लेना ही होगा। राजा चक्रसेन? लेकिन अनमोल, तुमने ही कहा था कि राजा बहुत खतरनाक है। हम उसके पास क्यों जाएं? देखो, मुझ पर भरोसा रखो माला, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें कल ही महल चलना होगा आशीर्वाद के लिए। अगले दिन अनमोल माला को लेकर राजा चक्रसेन के भव्य महल में पहुंचा। राजा अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रही थी। आओ 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 अनमोल, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अनमोल, राजा आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, और ये कैसा काम? ओ ले 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 ले, बेचारी ना समझ लड़की। तुम जिस पर भरोसा करके यहाँ तक आई हो ना, वो मेरा सबसे वफादार सेवक है, और इसका काम ही यही है कि तुम जैसी मासूम लड़कियों को मेरे जाल में फंसा कर यहाँ तक लेकर आए। क्या अनमोल, ये राजा क्या कह रहा है? तुम तो मुझसे प्रेम करते हो ना? प्रेम? अरे वो सब तुमको फंसाने का नाटक था माला।
महाराज को अपनी अमरता के लिए तुम जैसी लड़कियों की ही तो जरूरत होती है। माला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी सैनिकों ने राधा को भी दरबार में धक्का देकर पेश किया। राधा को गुफा से वापस आते समय सैनिकों ने पकड़ लिया था। माला, ये अनमोल एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये राजा के लिए काम करता है। मुझे पता चल गया है राधा, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों सहेलियां यहाँ आ ही गई हो तो अपनी तीसरी सहेली से भी मिल लो। सैनिक मीरा को सम्मान के साथ दरबार में लाए। मीरा ने कीमती कपड़े और गहने पहनी हुई थी। मीरा, तुम ठीक तो हो? चलो जल्दी यहाँ से, ये राजा तुम्हें मार डालना चाहता है। शांत रहो राधा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। महाराज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा है और मैंने हाँ कर दी है। तुम पागल हो गई हो मीरा, ये राजा तुमसे शादी करके तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। ये अनमोल भी इसी से मिला हुआ है। मुझे अनमोल से कोई मतलब नहीं है। मैं महाराज चक्रसेन से प्रेम करती हूँ और मैं खुशी खुशी उनकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ। देखा, इसे कहते हैं समझदारी। सैनिकों, राधा और माला को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। कल रात मेरा विवाह मीरा से होगा और उसी रात अनुष्ठान पूरा किया जाएगा। सैनिकों ने राधा और माला को महल की सबसे गहरी और अंधेरी काल कोठरी में धकेल दिया। काल कोठरी में बहुत सीलन और बदबू थी। माला कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा, हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। जिस अनमोल पर हमने अपनी जान छिड़की, उसने हमें मौत के कुएं में धकेल दिया। और मीरा, उसने क्या किया? ये बलि चढ़ने के लिए कैसे तैयार हो गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा माला। दादी ने कहा था कि राजा बहुत मायावी है। हो सकता है उसने मीरा पर कोई काला जादू करके उसे विवाह के लिए मना लिया हो। पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। उस जादुई फूल के पीछे जरूर कुछ बड़ा रहस्य छुपा है। तभी काल कोठरी के दूसरे कोने से एक भारी और कमजोर आवाज आई। कोई जादू नहीं है बच्चियों, तुम्हारी सहेली बस मौत के डर से राजा की बातों में आ गई। उसे लगता है कि रानी बनकर वो अपनी जान बचा लेगी, लेकिन वो राजा का इतिहास नहीं जानती। आप कौन हैं और इस अंधेरे में कब से कैद हैं? और क्या आप राजा का इतिहास जानते हैं? मैं वही अभागा इंसान हूँ जिसने उस जादुई फूल का निर्माण किया था। मैं राजा का मुख्य सलाहकार था, लेकिन जब मुझे राजा के घिनौने इरादों का पता चला तो मैंने बगावत कर दी। तब से मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। तो क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम सब यहाँ मरने के लिए ही आए हैं? रास्ता है। राजा की अमरता और जादू उसके उस मुकुट में है जिसे वो हमेशा पहने रहता है। वो मुकुट सीधे उस जादुई फूल से जुड़ा है जो तहखाने की तिजोरी में है। अगर कोई उस मुकुट को उसके सिर से उतार ले तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम सब तो यहाँ कैद हैं, तो उस मुकुट के पास भला कौन जाएगा? दूसरी तरफ महल के सबसे खूबसूरत कमरे में मीरा और राजा चक्रसेन बैठी थी। राजा मीरा की सुंदरता पर मोहित था। वाह वाह वाह, तुम सच में अद्भुत हो, बहुत सुंदर हो मीरा। कल रात के बाद तुम मेरी हमेशा के लिए हो जाओगी। तुम्हारी सुंदरता मेरे रक्त में मिलकर मुझे और भी शक्तिशाली बना देगी। लेकिन आपका ये मुकुट बहुत भारी और अजीब है। क्या आप इसे कुछ देर के लिए उतार नहीं सकती? आपके माथे पर पसीना आ रहा है। ये मुकुट, ये तो मेरी जान है मीरा, मैं इसे कभी नहीं उतारता। तो क्या आप अपनी रानी पर इतना भी भरोसा नहीं करती? विवाह से पहले ही आप मुझसे बातें छिपा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। अरे अरे अरे,
अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो मीरा? मगर आप सच में अगर होने वाली रानी से प्रेम करते ना तो कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मीरा ने रूठने का नाटक किया। राजा अपनी हवस और मीरा के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने मुस्कुराती हुई अपना मुकुट उतार दिया। ओहो, बस इतनी सी बात, लो उतार दिया मुकुट। अब तो खुश हो ना? अरे भाई, अपनी होने वाली पत्नी के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ? मीरा ने फुर्ती से मुकुट उठाया। अचानक एक तेज चमक हुई और मीरा मुकुट के साथ कमरे से बिल्कुल गायब हो गई। राजा चक्रसेन हक्का बक्का रह गया। है? मीरा, मीरा तुम कहाँ गुम हो गई? मेरा मुकुट, मेरा सैनिकों! सैनिकों! महल में हलचल मच गई। राजा चक्रसेन का क्रोध सातवें आसमान पर था। मुकुट गायब होते ही उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी और उसकी जादुई शक्ति कम हो रही थी। उसने तुरंत सैनिकों को काल कोठरी से राधा और माला को लाने का आदेश दिया। सच सच बताओ, तुम्हारी उस धोखेबाज सहेली ने हमारा मुकुट कहाँ छिपाया है? वो अचानक से हमारे कमरे से गायब कैसे हो गई? सच सच बताओ। हमें कुछ नहीं पता महाराज, मैं तो आपसे प्रेम करने का नाटक कर रही थी। मुकुट तो एक साधारण सी चीज है, उसके लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मूर्ख लड़कियों, वो साधारण मुकुट नहीं है। मेरी तिजोरी में रखा जादुई फूल उसी मुकुट की ऊर्जा से जुड़ा है। अगर मुझे वो मुकुट वापस नहीं मिला तो मैं समय चक्र में फंसकर मर जाऊंगा और मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर मुकुट इतना ही जरूरी था तो जरूर ये आपके किसी बहुत करीबी का काम है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। महाराज, अनमोल ने ही तो मीरा को आपके पास भेजा था और अनमोल हमेशा से राजा बनने का सपना देख रहा था। हो सकता है ये उसी का कोई साजिश हो। उसने मीरा को आपको धोखा देने के लिए पहले ही तैयार कर लिया होगा। राजा चक्रसेन के मन में शक का बीज बो दिया गया था। उसकी कमजोर होती शक्तियों ने उसकी सोचने समझने की क्षमता को धुंधला कर दिया था। अनमोल, उस गद्दार की इतनी हिम्मत! सैनिकों, जाओ और अनमोल को घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आओ। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ। राजा चक्रसेन सैनिकों को आदेश देने बाहर की तरफ लपका। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राधा और माला ने काल कोठरी के दरवाजे पर खड़े सैनिक को धक्का दिया और चाबियां छीन ली। उन्होंने तुरंत साधु को आजाद किया। जल्दी करो बच्चियों, राजा का ध्यान अभी भटका हुआ है। हमें तुरंत तहखाने की तिजोरी तक पहुंचना होगा और उस फूल को हासिल करना होगा। चलो जल्दी करो। तीनों छिपते छिपाते तहखाने तक पहुंची। तिजोरी के पास राजा की शक्तियों का पहरा था, लेकिन मुकुट के दूर होने की वजह से पहरा कमजोर हो गया था। साधु ने अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके तिजोरी खोली। अंदर वही चमकता हुआ जादुई फूल रखा था। माला, यही वही फूल है। हमें उसे लेकर तुरंत यहाँ से भागना होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें राजा को उलझाना होगा। साधु ने काल कोठरी की तरफ एक भ्रम पैदा किया, जिससे राजा को लगा कि चोर वापस काल कोठरी में छिप गए हैं। राजा गुस्से में काल कोठरी के अंदर भागा। जैसे ही वह अंदर गया, साधु ने बाहर से लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। राजा अंदर अपनी काल कोठरी में कैद हो गया। राधा, माला और साधु फूल लेकर महल के पिछले रास्ते से बाहर घने जंगलों में आ गई। वहाँ एक पुराने पेड़ के पास उन्हें मीरा खड़ी मिली। उसके हाथ में राजा का मुकुट था। मीरा, तुम बिल्कुल ठीक हो। हम तो डर गए थे कि राजा तुम्हारा क्या हाल करेगा, पर तुम अचानक गायब कैसे हो गई थी? वे दादी की दी हुई एक विशेष शक्ति थी राधा। जब सैनिक मुझे ले जा रही थी तब रास्ते में दादी ने मुझे अपने विचार से संपर्क किया था। ये सब दादी की ही योजना थी। मुझे राजा को बातों में उलझाकर उसका मुकुट चुराना था। तुम्हारी दादी बहुत बुद्धिमान है बच्ची। उन्होंने जो शक्तियां बचा रखी थी वो सही समय पर काम आ गई। इसी बीच महल के मुख्य द्वार पर अनमोल हड़बड़ाया हुआ पहुंचा। राजा चक्रसेन किसी तरह काल कोठरी का दरवाजा तोड़कर बाहर आ चुकी थी। उसका पूरा शरीर गुस्से और बुढ़ापे के कारण कांप रहा था।
गद्दार, गद्दार अनमोल, तूने मेरा मुकुट चुराकर मेरे साथ धोखा किया। तू मेरी जगह लेना चाहता था। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी आ रहा हूँ, मुझे मुकुट के बारे में कुछ पता नहीं। झूठ मत बोल, उन लड़कियों ने मुझे तेरा सारा सच बता दिया। आज तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। इधर जंगल में तीनों सहेलियां और साधु दादी की गुफा में पहुंच चुकी थी। दादी उन्हें सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तुम सबने मिलकर बहुत बहादुरी का काम किया है। मुझे यकीन था कि मेरी बच्चियां इस शैतान को जरूर हराएंगी। अब समय आ गया है इस शैतानी मुकुट को हमेशा के लिए नष्ट करने का। साधु ने मुकुट को जमीन पर रख और अपने मंत्रों की अग्नि से उसे जलाकर भस्म कर दिया। मुकुट के जलते ही राजा चक्रसेन, जो महल में खड़ा था, अचानक धूल में बदल गया। मीरा, माला और राधा, ये तुम तीनों की हिम्मत की वजह से ही हुआ है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। अगर तुम नहीं होती तो इस लालची राजा का अंत कभी नहीं हो पाता और ना ही मैं कभी यहाँ से आजाद हो पाती। बुराई का अंत तो होना ही था दादी। अच्छा गुरुजी, मैं चलती हूँ। अब मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा रही हूँ। आप सभी अपनी दुनिया में जाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको खुश रखे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आखिरकार इस राज्य को बचा लिया। अब हमें अपनी दुनिया में लौटना होगा। बहुत साल से मैं अपने परिवार से, अपने बेटे से, अपनी पोती से दूर रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ दादी, चलिए हमारी दुनिया में लौट चलते हैं। दादी, राधा, मीरा और माला एक साथ उस जादुई फूल को छूती हैं। एक तेज नीली रोशनी चमकी और अगले ही पल वे सब अपनी दुनिया में वापस आ गई। दादी ने उस जादुई फूल हमेशा के लिए नष्ट कर दिया ताकि भविष्य में कोई भी इंसान ऐसी किसी मायावी दुनिया का शिकार न बन सके। तीनों सहेलियों ने राहत की सांस ली और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।